हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ की। हमारे डेली लाइफ को ऑक्सीडेशन किस तरह से प्रभावित करता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है उसको समझेंगे। बिफोर दैट आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स से अब आप फेमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेडॉक्स को पढ़ा था और रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन सारे का जिक्र था, तो आप उसको समझ चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे डेली लाइफ में 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं ऑक्सीडेशन की जिसको हम लोगों को इस चैप्टर में डील करना है। कौन कौन सा? तो पहला हो जाता है कंबस्टन, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। द सेकेंड वन इज रेंसिडिटी एंड द थर्ड वन इज कोरोजन। तो इस चैप्टर में हम लोग कंबस्टन, रेंसिडिटी और कोरोजन को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंबस्टन से। क्या होता है कंबस्टन? कंबस्टन का मतलब दहन। किसको बोलते हैं? दहन। तो देखो, कंबस्टन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंबस्टिबल सब्सटेंस एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है और एज अ रिजल्ट वो हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड समटाइम्स लाइट एंड साउंड ऑल्सो। इसी प्रोसेस को हम लोग कंबस्टन बोलते हैं। इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि कंबस्टन इज अ प्रोसेस इन विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस burn in the presence of oxygen and gives energy in the form of heat, sometimes light and sound also. Understood? अब ये कंबस्टन के लिए 3 ऐसे कंडीशन है जो नेसेसरी हैं, जिनके बिना कंबस्टन हो ही नहीं सकता है। बारी बारी से समझते हैं कौन कौन से कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर कंबस्टन करना है और कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस ही ना रहे तो जलाएंगे किसको? तो एक तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एयर। अच्छा, एयर बोले तो स्पेसिफिकली मींस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग कि ऑक्सीजन का होना मस्ट है। विदाउट ऑक्सीजन देयर विल बी नो कंबस्टन। ध्यान रखिएगा इस बात को, बिना ऑक्सीजन के कंबस्टन होगा ही नहीं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि जलते हुए कैंडल को अगर हम लोग ग्लास से ढक देते हैं, देखोगे कि वो कैंडल जलना बंद हो जाता है, कैंडल ही बुझ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई आवश्यक है और ग्लास को अगर हम लोग ग्लास से अगर हम लोग कैंडल को ढक दिए हैं तो इसका मतलब उसको ऑक्सीजन अब मिल ही नहीं रहा है। तो विदाउट ऑक्सीजन देयर विल बी नो कंबस्टन दैट टेक्स प्लेस। तो इसलिए जलने के लिए ऑक्सीजन भी मस्ट है। दूसरा कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर। और इस इग्निशन टेम्परेचर को हम लोग काइंडलिंग टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये इग्निशन टेम्परेचर? तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस जलना प्रारंभ करे, उस टेम्परेचर को ही हम लोग उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। डिफाइन करना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता, वो अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल में, जिस टेम्परेचर पर हम लोग पेट्रोल को जला सकते हैं, क्या उसी टेम्परेचर पर केरोसिन में भी आग पकड़ लेगा? आंसर है नहीं। जिस टेम्परेचर पर हम लोग पेपर को जला सकते हैं, क्या वही टेम्परेचर चाहिए कॉटन को भी जलाने के लिए? आंसर है नहीं, पेपर जल्दी जलेगा। जिस टेम्परेचर पर पेपर जला सकते हैं, कॉटन जला सकते हैं, क्या उस टेम्परेचर पर लकड़ी में भी आग पकड़ लेगा? तो आंसर विल बी नो। तो हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक अच्छे फ्यूल की खासियत है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। अंडरस्टूड? तो ये 3 कंडीशन है जो कंबस्टन के लिए नेसेसरी है। इसके अलावा अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कितने टाइप के कंबस्टन के टाइप को समझते हैं। इसको दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो पहले हम लोग कंबस्टन के टाइप को 4 टाइप में बांटेंगे कंबस्टन को, और उसके बाद फिर से 2 टाइप में इसको क्लासिफाई करेंगे और दोनों को बारी बारी से समझेंगे। तो अगर हम लोग कंबस्टन को समझने की कोशिश करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंबस्टन। पहला स्लो कंबस्टन, जिसे हम लोग मंद दहन भी बोलते हैं। दूसरा रैपिड कंबस्टन, जिसको हम लोग तीव्र दहन भी बोलते हैं। तीसरा स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, जिसे हम लोग स्वतः दहन भी बोलते हैं। और चौथा एक्सप्लोजन, जिसे हम लोग विस्फोट भी बोलते हैं। तो पहले इन चारों तरह के कंबस्टन को हम लोग समझ लेते हैं। जो सबसे पहला टाइप है हमारा स्लो कंबस्टन, वो क्या होता है? तो एक ऐसा टाइप ऑफ कंबस्टन ड्यूरिंग विच वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग प्रोड्यूस, ठीक है, एंड दैट टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। एक ऐसा कंबस्टन जो बहुत धीरे धीरे हो और जिसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट और साउंड नहीं, बस बहुत स्मॉल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पायरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें बहुत कम अमाउंट में केवल हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट एंड साउंड तो बिल्कुल ही नहीं प्रोड्यूस होता। तो इसे हम लोग स्लो कंबस्शन की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा, रैपिड कंबस्शन। अब ये किसे कहेंगे? तो एक ऐसा टाइप ऑफ कंबस्शन ड्यूरिंग विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ लाइट ऑल्सो एंड इट टेक्स प्लेस रैपिडली। एक ऐसा कंबस्शन जो बहुत तेजी से हो और जिसमें ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है और साथ में लाइट भी प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग रैपिड कंबस्शन की गिनती में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? तो लिटरली जो बर्निंग्स हैं, जो जलने वाले प्रोसेस हैं, वो सब कंबस्शन, रैपिड कंबस्शन की गिनती में आते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ वुड, कोल, इन सब का जलना रैपिड कंबस्शन की गिनती में आता है। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। अब इसको समझते हैं क्या होता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तो एक ऐसा कंबस्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, मतलब अ टाइप ऑफ कंबस्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। एक ऐसा कंबस्शन जो अपने आप होए, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की गिनती में रखते हैं। जैसे एग्जांपल में बर्निंग ऑफ सोडियम, पानी में सोडियम डालोगे खुद ही जलने लगता है। बर्निंग ऑफ पोटासियम, पानी में पोटासियम भी डालेंगे खुद ही जलने लगता है। फॉरेस्ट फायर, these are the example of spontaneous combustion because these combustion takes place on its own, अपने आप होता है ये। अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात है कि सन का जलना, बर्निंग ऑफ सन जो है, सूरज का जलना, क्या ये भी स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है? क्योंकि ये भी तो अपने आप हो रहा है। तो द आंसर विल बी नो, द बर्निंग ऑफ सन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, इवन इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन ऑल्सो। सूरज का जलना कंबस्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप याद करें, अभी मैंने बताया था कि कंबस्शन के लिए 3 नेसेसरी कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी है कि वहां प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। और आप बताएं, क्या सन के पास ऑक्सीजन है क्या? वहां तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है। तो बर्निंग ऑफ सन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन। तो फिर ये है क्या? तो ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में कंबाइंड होते हैं और हीलियम का 1 एटम बना देता है, और इस प्रोसेस में एक्सट्रीम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। तो बर्निंग ऑफ सन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट कंबस्शन। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लोजन की। एक्सप्लोजन क्या होता है? तो इट इज अ टाइप ऑफ कंबस्शन ड्यूरिंग विच एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ लाइट एंड साउंड ऑल्सो। एक ऐसा कंबस्शन जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस हो, तो उसको हम लोग एक्सप्लोजन के कैटेगरी में रखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, वॉल्केनिक इरप्शंस। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन। तो हम लोग कंबस्शन के चारों टाइप को बारी बारी से समझ चुके हैं, स्लो, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, अब कंबस्शन को 2 और टाइप में हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एक कंप्लीट कंबस्शन और दूसरा इनकम्प्लीट कंबस्शन। आइए अब इसको हम लोग समझने पहले हम लोग बात करते हैं कंप्लीट कंबस्शन की। किसे बोलते हैं कंप्लीट कंबस्शन? तो इट इज अ टाइप ऑफ कंबस्शन आफ्टर विच नो अमाउंट ऑफ रेसिड्यू रिमेन्स। एक ऐसा कंबस्शन जिसके बाद कोई अवशेष ही ना बचे, तो उसको हम लोग कंप्लीट कंबस्शन की गिनती में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग एलपीजी जलाते हैं, घर में जो सिलेंडर है उसकी गैस को जलाते हैं, या बर्निंग ऑफ पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इनके जलने के बाद सीएनजी हो गया, इनके जलने के बाद कोई अवशेष नहीं बचता है, वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। तो ये जो है कंप्लीट कंबस्शन के एग्जांपल्स हैं। इनकम्प्लीट किसको बोलेंगे? तो अ टाइप ऑफ कंबस्शन आफ्टर विच सम अमाउंट ऑफ रेसिड्यू रिमेन्स। ऐसा कंबस्शन जिसके बाद कुछ ना कुछ अमाउंट में रेसिड्यू बच जाए, उसको हम लोग इनकम्प्लीट कंबस्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, इन सब के जलने के बाद आप देखोगे कि स्मॉल अमाउंट में एसेज ये सब बच जाता है, राख जो है वो बचा हुआ रह जाता है। तो ये सब जो है ये इनकम्प्लीट कंबस्शन का एग्जाम्पल है। तो एक एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस कि ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबस्शन फ्लेम इज बीइंग प्रोड्यूस। जब कंप्लीट कंबस्शन हो तो इससे फ्लेम प्रोड्यूस होता है, जबकि ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन नो फ्लेम इज बीइंग प्रोड्यूस। फ्लेम जो है प्रोड्यूस नहीं होता। फ्लेम मतलब ब्लू कलर का लाइट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये है कि कंप्लीट कंबस्शन किसका होगा?
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हालांकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में हो सकता है ना आए, क्योंकि ये कार्बन एंड कंपाउंड ऑर्गेनिक चैप्टर का टॉपिक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है एल्केन, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनका कंप्लीट कंबशन होगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्कीन एंड अल्काइन अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबशन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट कंबशन होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम लोग कंप्लीट कंबशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्लीट कंबशन में फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग ये फ्लेम के बारे में समझते हैं। व्हाट इज फ्लेम? इसको हिंदी में ज्वाला भी बोलते हैं। क्या होता है ये फ्लेम? तो फ्लेम इज अ जोन ऑफ कंबस्शन। ये कंबस्शन का ऐसा जोन है दैट प्रोड्यूसेज व्हेन कंप्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस, जो तब प्रोड्यूस होता है जब कंप्लीट कंबस्शन हो रहा हो। ठीक है। अब अगर फ्लेम के अलग अलग जोन्स को देखें तो देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम। कौन कौन सा? तो सबसे बाहरी जोन जिसको आउटर जोन बोलेंगे, बीच वाला जोन जो है उसको मिडिल जोन, और सबसे अंदर वाला जो जोन है इनर जोन कहलाता है। आउटर जोन जो है वो ब्लू कलर का होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सफिशियंट ऑक्सीजन मिल रहा होता है, इसलिए उसको कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। तो इसको हम लोग जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन भी बोलते हैं। जो मिडिल वाला जोन है वहां उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो इसलिए कंबशन तो होता है लेकिन कंप्लीट कंबशन नहीं होता, तो इसलिए जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन भी बोलते हैं। और ये येलो कलर का दिखता है इसलिए इसको येलो जोन भी बोलते हैं। और सबसे जो इनर मोस्ट जोन है दैट इज जोन ऑफ नो कंबस्शन। यहाँ ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता इसलिए यहाँ कंबस्शन ही नहीं होता। बिना ऑक्सीजन के तो कंबस्शन होगा नहीं, तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता इसलिए कंबस्शन ही नहीं होता, तो इसको जोन ऑफ नो कंबस्शन या डार्क जोन भी बोलते हैं। अब आप सोच करके देखो इन तीनों जोन में से सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा होगा? तो जहां कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है तो जो आउटर मोस्ट जोन है दैट इज हॉटेस्ट जोन, और जो इनर मोस्ट जोन है वो कंपैरेटिवली सबसे लीस्ट हॉटर जोन होता है। मिडिल वाला जोन तो है जो इंटरमीडिएट हीट होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होगा ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां का हाई होता है। तो इस तरह से हम लोग फ्लेम को 3 अलग अलग जोन में बांट देते हैं। तो ये कंबस्शन का टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ में दूसरे एग्जाम्पल की, जिसको हम लोग रेंसिडिटी समझते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? देखिए, ऐसा फूड जो ऑयल एंड फैट कंटेन करता हो, ऐसे फूड को जब हम लोग खुले में ओपन में छोड़ देते हैं तो एयर से, मॉइस्चर से, ये सब से रिएक्ट करता है और धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के कारण उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही धीरे धीरे स्पॉइल हो जाता है। ऐसे फूड्स ही रेंसिड फूड कहलाते हैं एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ऐसे बोलेंगे, व्हेन एन ऑयल and fat containing food materials kept in open for a long period of time, then it starts reacting with air and moisture present in the atmosphere, and as a result its taste and smell becomes spoiled. So these foods are called rancid food and this phenomena is called rancidity. Understood? अब ये रेंसिडिटी से बच कैसे सकते हैं? तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी? तो अभी कुछ मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे जो रेंसिडिटी से बचने का तरीका हो सकता है। तो सबसे पहला कि वो बाय केप्ट फूड स्टोर्ड इन लो टेम्परेचर। फूड्स को जो है लो टेम्परेचर पर अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो उसकी रेंसिडिटी कम होगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडाइज धीरे धीरे होने लगेगा। पहला तो ये प्रोसेस है बाय केप्ट स्टोर्ड फूड मटेरियल्स एट लो टेम्परेचर। दूसरा, बाय केप्ट स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। इन फूड मटेरियल्स को अगर हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखें तो वो एयर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और ऑक्सीडाइज बहुत धीरे धीरे होगा। तो बहुत सारे फूड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसको पैक्ड डब्बे में रखा जाता है ताकि वो जल्दी रेंसिड ना हो। खास करके जो शिप्स, जो मरीन शिप्स होते हैं जो महीनों जो है समुद्र के अंदर चलते रहते हैं, सबमरीन्स हैं, उनमें जो खाना जो होता है वो पैक्ड डब्बे में ही रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक सस्टेन कर सके। एयर टाइट कंटेनर में ही उसको रखा जाता है। तीसरा क्या तरीका है? तो बाय एडिंग फूड प्रिजर्वेटिव्स। ऐसे फूड में फूड प्रिजर्वेटिव यानी भोजन संरक्षक मिला दिया जाता है। ये फूड प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, जिससे कि ये ऑक्सीडेशन होगा तो लेकिन धीरे धीरे होगा। अब ये फूड प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हैं? तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया,
ये कॉमन सॉल्ट हो गया, टर्मरिक हो गया, सेफ्रॉन जिसे हम लोग केसर बोलते हैं, ये सब बहुत अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव्स है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये इन फूड मटेरियल्स जो है इनको फ्लश्ड कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस से, बाय फ्लश्ड इट विथ नाइट्रोजन गैस। अब इससे क्या होगा, तो देखो ऑक्सीडाइज होने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, और नाइट्रोजन गैस अगर इसमें भर दिया जाए तो नाइट्रोजन गैस ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है। गौर कीजिएगा, मैंने बोला है ऑलमोस्ट, इनर्ट नहीं है ये, लेकिन ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव है, डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन जहां प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने देगा फूड मटेरियल को, तो फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ये खुद नॉन रिएक्टिव है, जिसके कारण ये फूड पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं बनाएगा। तो इसलिए देखोगे आप कि जो चिप्स के पैकेट्स हैं, लेज, कुरकुरे वगैरह सब, इन्हें जो है एक इसके अंदर गैस भरे हुए रहते हैं इनके पैकेट्स में। वो गैस सामान्य गैस नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है, जो इन फूड मटेरियल्स को लंबे समय तक सस्टेन करवाते हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कोरोजन की, जो कि तीसरा ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ का एग्जांपल है। क्या होता है कोरोजन, तो देखो जब भी कोई मेटल, चाहे वो ज़्यादा रिएक्टिव हो या कम रिएक्टिव हो, उन्हें हम लोग खुले में छोड़ देते हैं, तो वो एयर से, मॉइस्चर से रिएक्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण उनका मेटालिक स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है, और ऐसे इस प्रोसेस को ही हम लोग कोरोजन बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कोरोजन को, तो इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन अ मेटल केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, then it starts reacting with air and moisture present in atmosphere and gets oxidized. As a result, its metallic strength decreases. This is called corrosion. यही corrosion है। corrosion का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। लोहे में जंग लगना, ये भी एक corrosion का ही एग्जाम्पल है। अब क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, थोड़ा वो समझ लेते हैं हम लोग। तो जब आयरन आर्टिकल को, आयरन से बना हुआ कुछ भी है, उसको हम लोग ओपन में छोड़ देंगे, when an iron article kept in open for a long period of time, then it starts reacting with air and moisture present in atmosphere, and a thin reddish brown layer starts depositing onto iron article called rust, and this phenomena is called rusting. जब एक आयरन आर्टिकल को हम लोग खुले में छोड़ दें तो धीरे धीरे ये एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने लगेगा, और इसके कारण ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उसके ऊपर, उस आयरन आर्टिकल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का थिन लेयर जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। इसी लेयर को हम लोग रस्ट बोलते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। अंडरस्टूड। अब इस रस्टिंग के लिए एक फॉर्मूला भी है, इसे आप याद कर सकते हैं कि Fe रिएक्ट विथ यानी प्लस O2 प्लस H2O, देन इट गिव्स Fe2O3 डॉट XH2O। अब ये डॉट XH2O है, इसको हम लोग फॉर्मूले को फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। डॉट में H2O अगर रहे तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जांपल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक नंबर क्यों नहीं है, X क्यों है, तो ये X रेफर कर रहा है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को। ठीक है, तो हो सकता है कि हमेशा या हर जगह पर एक समान अमाउंट में मॉइस्चर ना रहे, तो अगर ये X का अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब मॉइस्चर ज्यादा है, रस्टिंग ज्यादा हुई है। ये X कम है, इसका मतलब मॉइस्चर जो है कम है, रस्टिंग जो है कम हो रही है। आप देखोगे कि बरसात के समय में रस्टिंग ज्यादा होता है, और जो है ड्राई वेदर में, गर्मी के समय में ये सब रस्टिंग स्लो होता है। तो ये X वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, डिपेंड करता है मॉइस्चर किस तरह से है एटमॉस्फेयर में। सो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन समझ चुके हैं। अब ऐसा क्या तरीका है जिससे हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। क्या क्या मेथड है, सबसे पहला बाय अप्लाइंग पेंट। अब रस्टिंग तो तब होगा ना जब आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा एयर से, तो अगर उसके ऊपर एक पेंट का लेयर बना देते हैं तो वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में ही नहीं आने देगा, तो ये रस्टिंग को प्रिवेंट करेगा। दूसरा बाय ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग, सेम प्रोसेस, मेटल के ऊपर ऑयल लगा दे, ग्रीज लगा दे तो ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। तीसरा बाय केप्ट स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, इन मेटल्स को जो है अगर हम लोग एक ऐसे डब्बे में, जार में बंद कर दे जहां ऑक्सीजन से इनका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो लंबे समय तक ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जंग नहीं लगता इन पे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो बाय एलॉइंग, एलॉय बना देते हैं इसको। एलॉय का मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। जैसे आयरन का एलॉय बना के हम लोग स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं,
स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकेल, कोबाल्ट और कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता, इसलिए इसका नाम है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेन नहीं लगता इसमें। एक और तरीका है बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? ये एक तरह का इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जिसमें एक आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। डिफाइन अगर करना चाहें गैल्वेनाइजेशन को तो हम लोग बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जिंक ऑन टू आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग रस्टेड इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दें जिससे इसका रस्टिंग ना हो सके, तो इसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो इन सारे तरीकों से हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, और रस्टिंग एक तरह का कोरोजन है, तो कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब आप एक चीज सोचिए कि क्या सारे कोरोजन हमारे लिए नुकसानदायक है क्या? तो ऑब्वियस है, कोरोजन है, मेटालिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो नुकसानदायक ही है। लेकिन एक ऐसा भी एग्जाम्पल है जिसमें कोरोजन हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होकर के फायदेमंद है। कौन सा? तो आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम के बर्तन में भी खाना बनता है। कैसे? जबकि एल्युमिनियम तो एक रिएक्टिव मेटल है। इसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एल्युमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट इट स्टिल यूजेज एज कुकिंग यूटेंसिल, एक्सप्लेन। एल्युमिनियम एक रिएक्टिव मेटल होते हुए भी खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि एल्युमिनियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल है, तो इतना रिएक्टिव है कि ये एयर से तुरंत रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसके कारण इसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर एल्युमिनियम के बर्तन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जो कि इसको फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो कुछ भी अगर फूड मटेरियल्स को हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं तो उसका फूड मटेरियल का डायरेक्ट एल्युमिनियम मेटल से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में एक ऑक्साइड का लेयर है, तो ये इसके फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट करता है, और एज अ रिजल्ट एल्युमिनियम यूटेंसिल कैन बी यूज एज अ कुकिंग यूटेंसिल। एल्युमिनियम के बर्तन को हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कोरोजन टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इससे पहले रेंसिडिटी और उससे पहले हम लोग कंबस्शन को भी समझ चुके हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ की ये तीनों एग्जाम्पल हम लोग ने कवर कर लिया है। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।